इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को हराया और ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी मिली। 1971 में आज़ादी के समय उस समय बांग्लादेश इंडिया को अपना स्टेट बना सकता था। क्वेश्चन ये नहीं है कि बांग्लादेश बदल कैसे गया, क्वेश्चन दोस्तों ये है कि बांग्लादेश को बदला किसने। आज वही देश हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा है। सोचो, एक ऐसा देश जिसे हमने जन्म लेने में मदद की हो, जिसके लिए हमने जंग लड़ी हो और जो इवन हमारे ही बदौलत जन्म लिया हो, एंड आज वही देश हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा है। ये कहानी है दोस्तों बांग्लादेश की, और ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कहानी है इंडिया के फ्यूचर की। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इंडिया का डेमोग्राफी जिस हिसाब से बदल रहा है, आज जो भारत के खा रहे हैं कल वही भारत को खाएंगे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, इंडिया पाकिस्तान का वार की तरफ। 1979 में ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड चल रहा था। लाखों लोग इंडियन बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे थे, रेफ्यूजीज बन गए थे। तब इंडिया ने सिर्फ एक डिसीजन नहीं लिया था, बल्कि इंडिया ने हिस्ट्री चेंज की थी। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को हराया और ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी मिली और दुनिया में एक नया देश जुड़ गया, बांग्लादेश। उस समय बांग्लादेश के लिए इंडिया भगवान जैसा था। इंडिया ने हमें बचाया, इंडिया ने हमें आज़ाद कराया, ऐसे नारे लग रहे थे बांग्लादेश में। Certainly, Indian Army is acting in unison with our armed forces and under the authority of our acting president in Bangladesh. Therefore, they will have to act in unison with us. लेकिन आज वही बांग्लादेश बोल रहा है इंडिया हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है। क्वेश्चन ये नहीं है कि बांग्लादेश बदल कैसे गया, क्वेश्चन दोस्तों ये है कि बांग्लादेश को बदला किसने। आज बांग्लादेश के रोड्स पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मीडिया हाउसेस जलाए जा रहे हैं, जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है दोस्तों। माइनॉरिटीज अनसेफ है, और हाँ, गुस्सा का डायरेक्शन सिर्फ एक तरफ है, वो हो गया इंडिया। सोशल मीडियाज पर मैप्स सर्कुलेट हो रहे हैं, ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट पुश किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बांग्लादेश का हिस्सा बनाया जा रहा है। আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেভেন সিস্টার রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে ভারত থেকে और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि ये प्रोपेगेंडा सिर्फ फ्रिंज ग्रुप तक लिमिटेड नहीं रहा, ये नैरेटिव पावर कॉरिडोर्स तक जा पहुंचा है दोस्तों। लोग बोल रहे हैं इंडिया ने बांग्लादेश का पानी रोका, इंडिया बांग्लादेश को कंट्रोल करता है, इंडिया हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। पर सच क्या है? अगर इंडिया कंट्रोल करना चाहता तो 1971 में आज़ादी के समय उस समय बांग्लादेश इंडिया को अपना स्टेट बना सकता था। ऑप्शन था दोस्तों। आज भी बहुत बड़ा मुश्किल का बात नहीं है, लेकिन इंडिया ने कभी डोमिनेशन नहीं चुना, इंडिया ने पार्टनरशिप चुना। फिर इतना नफरत क्यों इंडिया के साथ? तो इसका जवाब सिर्फ ढाका में नहीं मिलने वाला, बल्कि इसका जवाब बीजिंग में है, बल्कि इसका जवाब इस्लामाबाद में है, और थोड़ा सा हमारे अपने गलतियों में भी है दोस्तों। बांग्लादेश एक पावर वैक्यूम में खड़ा है, जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, और स्ट्रीट पावर्स रूल कर रहे हैं ओवर लॉ। और जब ये देश वीक होता है तो एक चीज जरूर होता है, बाहरी ताकतें आ जाती है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, चाइना इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर आती है, लोन्स देती है, पोर्ट्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़ा करती है, और धीरे धीरे पॉलिसी भी वही लिखने लगती है। आज बांग्लादेश सिर्फ इंडिया से दूर नहीं जा रहा है, बल्कि चाइना के कैंप में आ रहा है। और जब चाइना किसी देश को अपने करीब लाता है तो वो सिर्फ पैसा नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि वो स्ट्रेटेजीज, उनके पोर्ट्स एंड इवन इंडियन ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी कंट्रोल करता है। बांग्लादेश इस चेस बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट मोहरा बन चुका है दोस्तों। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? आम बांग्लादेशी सिटीजन, माइनॉरिटीज, जर्नलिस्ट और स्टूडेंट्स, और मेनली हिंदूज। বাড়িতে ঢুকতে 1 মিনিট লাগবে, ওই সময় রাস্তায় বেয়ে 3টে লোক আটক করছে, মাথার উপর একটা কোপ দিছে। गुस्सा उनका जेन्युइन है, पर डायरेक्शन उनका जो सेट किया गया है वो बहुत ही गलत है। और यही से शुरू होता है एंटी इंडिया नैरेटिव की फैक्ट्री, कि कैसे बांग्लादेश जो कभी इंडिया के क्लोजेस्ट एलाय में था, धीरे धीरे इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होने लग गया। अब दोस्तों सवाल और सीरियस हो जाता है, आखिर प्रोटेस्ट शुरू हुआ कैसे? कौन लोग थे जो स्ट्रीट्स पर आए, और कैसे एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को एंटी इंडिया मूवमेंट बनाया गया? बांग्लादेश का प्रोटेस्ट का गुस्सा कोई एक दिन में नहीं उमड़ा दोस्तों, ये गुस्सा सालों से सिमर कर रहा था।
अनएम्प्लॉयमेंट हाई था, इन्फ्लेशन कॉमन लोगों के लिए कमर तोड़ रही थी, यूथ को लग रहा था कि सिस्टम सिर्फ एलाइट्स के लिए काम कर रहा है एंड शेख हसीना की गवर्नमेंट पर करप्शंस के एलिगेशंस लगने लगे, ऑपोजिशंस वीक होने लगे, इलेक्शंस पर क्वेश्चन उठने लगे, यानी ग्राउंड ऑलरेडी बना हुआ था, बस एक चिंगारी का दरकार था और वो स्पार्क बना शरीफ उस्मान हादी, एक यूथ एक्टिविस्ट, प्रोटेस्ट कल्चर का फ्रंट फेस, सोशल मीडिया पर एक बेहद ही पॉपुलर कैरेक्टर। लेकिन सडनली एक दिन उसका मिस्टीरियस डेथ हो जाता है। किसने मारा आज तक ऑफिशियली क्लियर नहीं है, लेकिन नैरेटिव इंस्टेंटली सेट किया गया कि ये सिस्टम की किलिंग है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है और धीरे धीरे एक लाइन और जोड़ दिया गया कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। एंड दोस्तों, प्रूफ की बात करें तो कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है इंडिया के अगेंस्ट, पर जब क्राउड इमोशनल होता है तो लॉजिक सबसे पहले मर जाता है। शुरुआत में प्रोटेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, पर ये स्लोगन्स बदलने लगे, डाउन विथ करप्शन से डाउन विथ इंडिया इन्फ्लुएंस तक माइंडसेट बदलने लगे, पिचेस बदलने लगे, सोशल मीडिया नैरेटिव्स बदलने लगे, फेसबुक, ट्विटर, एक्स सब जगह सेम मैसेज चलने लगे, लाइक इंडिया कंट्रोल बांग्लादेश पॉलिटिक्स, इंडिया कंट्रोल्स बांग्लादेश वाटर, इंडिया कंट्रोल्स बांग्लादेश इकोनॉमी। और यही से एंट्री होता है प्रोफेशनल नैरेटिव हैंडलर्स का। और जब ये हैंडलर्स को एक्सपोज किया जाने लगा मीडिया हाउसेस द्वारा एंड जब जर्नलिस्ट क्वेश्चन पूछने लगे तो उन्हें इंडियन एजेंट्स बोल दिया गया, मीडिया हाउसेस को बर्न किया गया, लाइसेंस सस्पेंड किया गया, एडिटर्स को थ्रेटन किया गया एंड इवन बांग्लादेश में तो अब तक ऑलमोस्ट 350 जर्नलिस्ट हैरेसमेंट फेस कर चुके हैं। डजन्स ऑफ मीडिया आउटलेट्स शट कर दिया गया या फिर साइलेंट कर दिया गया, क्योंकि अगर मीडिया बोलेगा तो प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो जाएगा एंड सबके सामने सच्चाई बाहर आ जाएगी, खुलासा हो जाएगा दोस्तों। एंड इस स्टेज पर एक चीज हुआ जो बहुत डेंजरस था, माइनॉरिटी पे अटैक बढ़ने लगा, टेंपल्स डिस्ट्रॉय किए गए, हिंदू फैमिलीज माइग्रेट करने लगे, फियर का एनवायरनमेंट क्रिएट होने लगा और इस सब का ब्लेम कहा गया इंडिया पे कि इंडिया इज प्रोवोकिंग दिस, इंडिया वांट्स इंस्टेबिलिटी इन बांग्लादेश। एंड दोस्तों, आयरनी तो देखिए कि जो विक्टिम्स थे उन्हें ही विलन बना दिया गया एंड उनके साथ टॉर्चर किया गया एंड उन्हें इवन जिंदा जला दिया गया। फिर आता है नैरेटिव ग्रेटर बांग्लादेश का एंड ग्रेटर बांग्लादेश कोई नया स्लोगन नहीं है दोस्तों, ये कोई स्ट्रीट प्रोटेस्ट से निकला हुआ स्लोगन नहीं है, याद रखना हमें बहुत जरूरी है। ये एक आइडिया है जो सालों से चलता आ रहा है, सबकी जहन में चलता आ रहा है, लेकिन बोला नहीं जा रहा था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स एंड नॉर्थ ईस्ट का कुछ स्टेट्स जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, इनको हिस्टोरिकली बंगाली लैंड बोला जाता है बांग्लादेशियों के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बांग्लादेश से कल्चरली बहुत ही लिमिटेड कनेक्शन है, फिर पॉलिटिकल कनेक्शन तो दूर की बात है। लेकिन प्रोपेगेंडा लॉजिक से नहीं चलता, बल्कि प्रोपेगेंडा चलता है इमोशन प्लस रेपुटेशन से, और ये रेपुटेशन सडनली लास्ट 1-2 साल में बहुत तेज हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आइडिया आया कहाँ से? इसका सीधा जवाब कुछ एकेडमियास प्लस इस्लामिस्ट ग्रुप प्लस फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स जैसे कुछ बांग्लादेशी थिंक टैंक्स और फेक हिस्टोरियन एंड मिथ मेकर सालों से ये थ्योरी पुश कर रहे हैं। पर पहले गवर्नमेंट ओपनली सपोर्ट नहीं किया करती थी, बट पावर वैक्यूम के बाद जो चीजें फ्रिंज थी वो मेन स्ट्रीम में आ गई एंड इसी मौके का फायदा के लिए एंट्री हो जाती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ओपनली बांग्लादेश के साथ नहीं आता, पर वो कभी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देता, पर आईएसआई का मॉडल हमेशा सेम रहता है। वो यूथ रेडिकलाइजेशन, नैरेटिव वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉइसेस, एंटी इंडिया सेंटिमेंट बूस्ट, बांग्लादेश में आज भी वही स्लोगन सुनाई देते हैं। उनमें पाकिस्तान की ओल्ड स्क्रिप्ट क्लियरली दिखाई देती है दोस्तों। ये वर्ड्स नए नहीं है हमारे लिए, ये कश्मीर प्लेबुक का रिसाइकल्ड वर्जन है। पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश एक परफेक्ट फ्रंट है फॉर इंडियन ईस्टर्न प्रेशर पॉइंट। नॉर्थ ईस्ट को स्टेबिलाइज करने का शॉर्टकट मिल गया है पाकिस्तान को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास कैओस क्रिएट करने का सपोर्ट मिल गया है पाकिस्तान को। और जब पाकिस्तान बोलता है तो पीछे से चाइना तो ऑब्वियसली खड़ा होता ही है। एंड आज इन देशों को समझना होगा कि चाइना का बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। चाइना सिर्फ एक चीज देखता है, एडवांटेज, एंड बांग्लादेश का लोकेशन एक एडवांटेज एसेट है दोस्तों चाइना के लिए। जैसे बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एक्सेस, इंडिया का ईस्टर्न अंडर बैली और कई सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस बांग्लादेश के पास है। एंड चाइना का गोल सिंपल है, इंडिया को वेस्ट से पाकिस्तान, ईस्ट से बांग्लादेश, नॉर्थ से चाइना खुद प्रेशर बना के रखना चाहता है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में ऑयल इंपॉर्टेंट होता है, पोर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन साउथ एशिया की बात करें तो पानी सबसे बड़ा वेपन है
जियोपॉलिटिक्स में, और यहीं पर इंडिया ने डिले कर दिया। तीस्ता रिवर, इंडिया का सिक्किम और नॉर्थ बंगाल से निकलने वाला बांग्लादेश जाके गिरता है ये नदी। 2011 में इंडिया बांग्लादेश के बीच तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था, सब रेडी था, एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो चुके थे, लेकिन ट्रीटी साइन नहीं हुआ। रीजन, इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स, स्टेट लेवल ऑब्जेक्शंस और डिसीजन ब्यूरोक्रेसी की वजह से। और जियोपॉलिटिक्स में जब आप डिले करते हो तो कोई और एंट्री ले लेता है दोस्तों, और बस वैसे ही हुआ। इसी डिले के मौके का फायदा उठाने के लिए पहुंच जाता है चाइना, एंड चाइना ने इस मुद्दे पे अपना एंट्री करवा लिया। और चाइना ने एक नैरेटिव दिया कि अगर इंडिया पानी रोकता है तो हम आपको डैम बना के देंगे। बांग्लादेश ने हाँ बोल दी, एंड चाइना ने तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस एंड बहुत सारे ऑफर्स देने लगे बांग्लादेश को। एंड एज ए रिजल्ट बांग्लादेश का बिटरनेस इंडिया के अगेंस्ट और बढ़ने लगा। चाइना को स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड मिल गया बांग्लादेश में। दोस्तों, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स में इंटेंट से ज्यादा टाइमिंग मैटर करता है, जिसमें हम डिले हो गए हैं। आज बांग्लादेश में प्रॉपर इलेक्शंस नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर वीक होते जा रही है, पोलराइज सोसाइटी हो रही है, मीडिया सरप्रेस्ड हो रहा है, एंड ये सिनेरियो बिल्कुल 1970s का ईस्ट पाकिस्तान जैसा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले इशू था लैंग्वेज का एंड आज इशू है रिलीजन का। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, और ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज बांग्लादेश के सिचुएशन पे ओपनली प्रेशर क्यों नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली जब एक कंट्री में डेमोक्रेसी वीकन होता है, मीडिया सरप्रेस होता है या फिर माइनॉरिटीज पे अटैक होता है, तो यूएन, यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इंस्टेंट स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बांग्लादेश के केस में ये आवाज सरप्राइजिंगली बहुत सॉफ्ट है। लेकिन रीजंस मॉरलिटी का नहीं है दोस्तों, बल्कि स्ट्रेटेजी का है। बांग्लादेश एक ऐसे लोकेशन पे बैठा है जहां इंडो पैसिफिक पावर गेम का क्रिटिकल जंक्शन है। बे ऑफ बंगाल एक्सेस, इंडियन ओशन रूट्स और साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है बांग्लादेश। ये सब चीजें बांग्लादेश को जियोपॉलिटिकली एक इंपॉर्टेंट कंट्री बनाता है। ऊपर से ग्लोबल लेवल पर एक गेम चल रहा है, चाइना वर्सेस यूएसए, और वेस्ट ये रिस्क नहीं लेना चाहता है कि ज्यादा प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर बना के बांग्लादेश को कंप्लीटली चाइना के कैंप में ढकेल देना। इसीलिए यूएन लेवल पर भी स्ट्रॉन्ग कंडेम्पशन या डायरेक्ट इंटरवेंशन दिखाई नहीं दे रहा है। स्टेटमेंट्स तो आ रही है, लेकिन एक्शन के नाम पे जीरो। रिजल्ट्स ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सेफ डिस्टेंस से सिचुएशन ऑब्जर्व कर रही है, हाथ में पॉपकॉर्न लेकर, जैसे कोई क्राइसिस का एनालिसिस किया जा रहा हो मूवी हॉल में बैठकर। लेकिन उसका सबसे बड़ा कॉस्ट ग्राउंड पर रहने वाले लोग भुगत रहे हैं। दुनिया स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस में बिजी है और बांग्लादेश धीरे धीरे जल रहा है। अब ये सोचना भी गलत नहीं है, सब बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इंडिया 4100 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, जिसमें से 850 किलोमीटर अभी भी अनफेंस्ड है, जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट्स का प्रेशर, स्मगलिंग प्लस रेडिकल नेटवर्क्स प्लस नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी को बहुत बड़ा रिस्क है। ये सब रिस्क भारत के ऊपर बना हुआ है, और हिस्ट्री एक चीज क्लियरली बताती है कि जब पड़ोसी अनस्टेबल होता है तो प्रॉब्लम बॉर्डर नहीं देखती, वो आसपास को भी इम्पैक्ट करती है। लेकिन क्या प्रॉब्लम ऐसा है जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है या फिर उसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, कुछ सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले इंडिया को वर्ल्ड फोरम पर बांग्लादेश इशू रेज करना चाहिए, एंड माइनॉरिटीज अटैक को बांग्लादेश में हो रहा है उसे हाईलाइट करना चाहिए, जो कि बहुत हद तक हो भी रहा है। फिर बांग्लादेश पर ट्रेड और ट्रांजिट के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, और इंडिया को सॉफ्ट रहना बंद होना होगा, क्योंकि इन जैसों पे इमोशनल नहीं बल्कि इकोनॉमिक का प्रेशर काम करता है। तो जो क्रेडिट्स दिया हुआ है बांग्लादेशियों को, हमें उनको प्रेशर डालना चाहिए बांग्लादेश पर। भारत और बांग्लादेश ऑलमोस्ट 4100 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जो सिर्फ जियोग्राफी नहीं है बल्कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का फ्रंट लाइन है। तो जीरो इन्फिल्ट्रेशन पॉलिसी लागू करके फास्ट फेंसिंग कंप्लीट करना होगा, बॉर्डर पर सर्विलेंस प्लस टेक डिप्लॉयमेंट करना होगा। और अब आता है मोस्ट शेमफुल डिसीजन ऑफ इंडिया पे। थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हमें ये सुनना होगा कि जब बांग्लादेश के कंगाल पॉलिटिशियंस ओपनली इंडिया के अगेंस्ट बोल रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट तोड़ने की बात कर रहे हैं, ग्रेटर बांग्लादेश को पुश कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? आईपीएल में उनके प्लेयर्स को क्रोर्स दे करके खरीद रहे हैं, जबकि उन्हें हमें बॉयकॉट करना चाहिए। और ये सब करके हम अपना सॉफ्ट पावर प्रूफ कर रहे हैं। लेकिन आज हमें ये समझना होगा कि सॉफ्ट पावर तब काम आता है जब सामने वाला रेस्पेक्ट करे हमारे सोवरेनिटी को, हमारे लेगेसी को। तो फाइनली 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई। The Indian Army is in Bangladesh. Your Air Force has been destroyed. अगर इंडिया चाहता तो
तो उस वक्त डोमिनेशन कर सकता था, टेरिटरी ला सकता था, कंट्रोल रख सकता था, पर इंडिया ने ऐसा नहीं किया और आज उस इंडिया को वल्चर बोला जा रहा है। आयरनी तो ये है कि आज का बांग्लादेश फिर से स्लोली पाकिस्तान बन रहा है। अगर हम आज फुल प्रूफ प्लान के साथ उसको हम रिएक्ट नहीं करें तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ने वाली है दोस्तों। और लॉन्ग गेम में जो इमोशनल होता है हार जाता है और इस सिचुएशन में इंडिया को काम रहना होगा, स्मार्ट रहना होगा, फार्म रहना होगा, क्योंकि बॉर्डर सिर्फ जमीन नहीं होते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और अगर पड़ोसी अनस्टेबल हो रहा है तो इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं होता, बल्कि फुल्ली प्लान्ड रिएक्शन देना ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप इस एनालिसिस से एग्री करते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट हम सब पर पड़ता है, चाहे हम अवेयर हो या नहीं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ज्ञान भरे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद।